Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of visual programming. In this lecture, we will discuss Microsoft.NET Framework in detail because I think it's necessary to understand the Microsoft.NET Framework before writing the applications in Visual Studio or .NET Framework. .NET Framework provide a platform for writing the applications in different languages. .NET Framework is not only for C# or any other single language. It provides the platform to develop the apps, modules in different languages, and then we can combine these modules through the .NET Framework. So it's necessary to understand the .NET Framework, that how the .NET Framework handles the different modules right in different languages, and then we can combine as a single app. So we start Microsoft.NET Framework. .NET Framework Architecture 4. You are showing the in front of you. .NET Framework 4.5 architecture is in front of you. You can see that .NET Framework allow us to use the ASP.NET Web Forms application, MVC, Web Pages, Windows, Desktop ऐप. हमने ये सारी चीज़ें देखनी है कि हमारे जो .NET Framework है हमें इन सारी चीज़ों को अलाउ करता है. जैसे ये ADO.NET for the integration of databases or connectivity of databases, we use ADO.NET. ADO.NET Entity Framework, WCF, ASP.NET Web APIs, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मौजूद हैं. .NET Framework के अंदर ये सारी विंडोज स्टोर एप्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी. WPF, Silverlight, Link, Parallel Extension. We will discuss in detail in all these elements of the .NET Framework. आई थिंक हमें वो चीज़ें जो है ना लाजमी तौर पर डिटेल के अंदर डिस्कस करनी चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं. जो बाकी इररेलेवेंट चीज़ें हैं या जो नेसेसरी नहीं है हमारे किसी भी ऐप की बिल्ड करने के लिए, तो हम उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. इस तरह बेस क्लास लाइब्रेरी को हम डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज C# VB.NET, हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम DLR हमारे पास हम डिस्कस करेंगे. मैनेज एक्सटेंसिबिलिटी फ्रेमवर्क के एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क को मैनेज करता है. पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है. WinRT है हमारे पास. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. देन वी मूव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम किसकी तरफ चले जाते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है. लेट्स स्टार्ट द .NET फ्रेमवर्क. हम .NET फ्रेमवर्क को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास .NET फ्रेमवर्क है क्या. व्हाट इज़ .NET फ्रेमवर्क. .NET परमिट्स यू टू क्रिएट द एप्स इन एनी .NET कंपैटिबल लैंग्वेज. हम किसी भी .NET कंपैटिबल लैंग्वेज के अंदर ऐप्स लिख सकते हैं. सच एज जैसे हमारे पास C# है, विजुअल बेसिक है, विजुअल C++ है, एंड मैनी मोर अदर्स. कि हमारी जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल हैं उनके अंदर क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपनी ऐप्स राइट कर सकते हैं. पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग द वेब बेस्ड एप्लीकेशन. वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. ठीक है. इसी तरह .NET फ्रेमवर्क, द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो हम पहले बात कर चुके हैं कि FCL की. द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मैनी कैपेबिलिटीज़. उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं दैट यू विल यूज़ टू बिल्ड द सब्सटेंशियल C# एप्स क्विक एंड ईजीली. वी विल डिस्कस इन सेकेंड लेक्चर लिटिल बिट अबाउट द FCL कि हमारे पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है. इट कंटेन थाउजेंड ऑफ द वैल्यूएबल प्री बिल्ड क्लासेज. इसके अंदर हज़ारों वैल्यूएबल जो हमारे पास प्री बिल्ड क्लासेज हैं. कैसे कैसे जो हमारी जो मोस्ट ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लासेज हैं जो हम यूज़ भी करेंगे अपनी ऐप बिल्ड करने के अंदर, उनको मैं डिस्कस भी करूँगा. दैट हैव बीन टेस्टेड एंड ट्यून्ड टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस. जो कि ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ट्यून्ड हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं. इसके बाद इसको गौर से समझना है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. व्हाट इज़
CLR। CLR क्या है हमारे पास, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है? CLR इज़ अ वर्चुअल मशीन VM सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास VM वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है, दैट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, एंड हाइड्स फ्रॉम देम द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन सा हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कौन हमें, यानी कि हमें जो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कौन सी है? CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। द सोर्स कोड फॉर द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज बाय द CLR इज़ कॉल्ड मैनेज्ड कोड, कि जो हमारे पास जो सोर्स कोड हमने लिखा है, ठीक है, वो जिसको कौन मैनेज कर रहा है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मैनेज कर रहा है, तो हमारा वो मैनेज कोड कहलाता है। द CLR प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज टू मैनेज कोड सच एज, इस कोड को मैनेज करने के लिए हमें CLR काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिटन इन द डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस। मेरे बच्चे, मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि इन .NET फ्रेमवर्क वी कैन राइट different component of the software or different module of the software in different languages. Then how they component their components, how these components are integrated with each other and work as a single software. CLR provide such type of facilities to integrate the different component of the software written in different languages, कि हमारे जितने भी जिस लैंग्वेज के अंदर भी जो भी हमने कंपोनेंट लिखा है, मॉड्यूल लिखा है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को, इसका नाम जैसे अभी बता रहा है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो उसको एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर यानी उसको कन्वर्ट करके लेके आएगा और उसको हमारे मॉड्यूल्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। तो हम CLR के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं रिटन इन द डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस। इसी तरह एरर हैंडलिंग बिटवीन सच कंपोनेंट्स, अगर उन कंपोनेंट्स के दरमियान उन मॉड्यूल्स में कोई एरर आ रहा है तो उनको हैंडल करना भी किसका काम है? CLR का काम है, जो हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। फिर बताता जाऊँ, साथ साथ मैं रिपीट करता जा रहा हूँ कि हमारे पास CLR है क्या, कि हमारे पास वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है, जो वर्चुअल मशीन क्या होता है हमारे पास, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर वो क्या हो रहा होगा, रन हो रहा होगा। तो इसी तरह इन्हांस द सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए हमारे पास CLR यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड मोर, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ किया जा सकता है, CLR हमारी मेमोरी को भी क्या करता है, मैनेज करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये हमारे पास किसकी कैपेबिलिटी है कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेटेड उसका एक हिस्सा है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। तो CLR हमारे पास, अगर आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे डायग्राम के ऊपर जाऊँ तो हमने ये डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या चीज़ चल रही है, हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा, CLR होगा। ये CLR सारी इन लैंग्वेजेस को जो भी ऊपर हम पढ़ रहे हैं उनके डिफरेंट मॉड्यूल जो भी हमें बने हुए हैं, डेटाबेस है, कुछ भी हमारे पास अगर ASP.NET के अंदर लिखा हुआ है या C# के अंदर मॉड्यूल लिखा हुआ है, उन सबको इंटीग्रेट करके तब जाके वो कहाँ पे हमारे पास ये वर्चुअली कहाँ पे रन हो रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वाली लेयर के ऊपर रन हो रहा है। तो इट्स मीन कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो कोड ट्रांसफ़र होगा वो बाद में होगा, पहले कहाँ से गुजर के आएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के ऊपर। तब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मैनेज एंड अनमैनेज कोड, कि हमारे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का जो मैनेज कोड होता है और अनमैनेज कोड कौन सा होता है। द सोर्स कोड फॉर द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज बाय द CLR इज कॉल्ड मैनेज कोड। देन अनमैनेज कोड क्या होता है, अनमैनेज कोड प्रोग्राम डू नॉट हैव एक्सेस टू द CLR सर्विसेज, यानी वो उसको जो अनमैनेज कोड होता है वो CLR सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहा होता, विच मेक्स अनमैनेज कोड मोर डिफिकल्ट टू राइट, जिसको राइट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखें कि हमारे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम जो कोड लिख रहे हैं, जब अगर वो कौन सी CLR की सर्विसेज ले रहा है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की सर्विसेज ले रहा है, तो मेरे बच्चे हमारे पास वो कोड कितना आसान हो जाएगा उनको, हमें ये सारी सर्विसेज क्योंकि जो भी मैंने आपको बताई हैं उसको इंटीग्रेट करके दे देगा, उनके एरर हैंडलिंग को भी हैंडल किया जा सकता है CLR के थ्रू। ये सर्विसेज हैं, ऑल आर दीज द सर्विसेज ऑफ द CLR। तो ये अगर हमारे पास जो अनमैनेज कोड है, मीन के इट्स मीन के अनमैनेज कोड जो हमारे CLR की सर्विसेज नहीं यूज़ कर रहा, तो ये जो हमने पढ़ी है इंटीग्रेटिंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एरर हैंडलिंग, इनहांस द सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, खुद से कोड लिखना पड़ेगा, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, जो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी तरह मैनेज कोड इज़ कंपाइल्ड इनटू मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो हमारे पास जो मैनेज कोड होगा वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट द कोड
इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे पास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स वी आर डिस्कसिंग, कि हम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। कीप इन माइंड, ठीक है, रिमेंबर ऑन योर फिंगर टिप्स, कि आप लोग को ये याद होनी चाहिए। फर्स्ट द कोड इज कंपाइल्ड इनटू द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जो हमारे पास कोड होगा सबसे पहले किस में कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद इनटू माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पास MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, उसके अंदर सारा कोड उसके अंदर कन्वर्ट होगा, उसके अंदर कंपाइल किया जाएगा। कोड कन्वर्टेड इनटू MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज फ्रॉम other languages and sources can be woven together by the CLR. This allow programmers to work in their preferred .NET programming language, कि जो हमारे पास देखें जो भी आप लोग की प्रेफर्ड .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो। वो जो आपका कोड होगा वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कंपाइल होगा MSIL के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा। और उसके जो हमारे पास कन्वर्ट होने के बाद जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, देन सोर्सेज कैन बी वोवन टुगेदर, उनको आपस में इकट्ठा कैसे होगा, बाय द CLR, कौन कंबाइन करेगा, CLR, दिस अलाउ द प्रोग्रामर टू वर्क इन। तो इस वजह से हमें प्रोग्रामर के लिए ये आसानी है कि .NET को यूज़ करते हुए, .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सपोज वो समझता है कि एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसके अंदर ये समझता है कि एक मॉड्यूल जो हमारे पास है वो किसी C# के अंदर लिखा जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक समझता है कि जी दूसरा विजुअल C++ के अंदर लिखा जा सकता है तो वो बेटर है, तो वो C# के अंदर एक मॉड्यूल बना ले, एक मॉड्यूल क्या किसके अंदर बना सकता है, विजुअल C++ के अंदर बना सकता है। ये तो दो डिफरेंट मॉड्यूल हैं, सपोज हमारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये काम हम .NET फ्रेमवर्क के थ्रू कर सकते हैं। और .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो इसका एग्जीक्यूशन साइकिल है, ठीक है, वो कैसे कंप्लीट होता है, कैसे होगा। फर्स्टली हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा कोड जो है वो कंपाइल्ड होगा इनटू MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। जब हमारे उसके बाद MSIL लैंग्वेज के बाद हमारे जो इन जितने भी सोर्सेज से कोड आ रहा होगा वो कैन बी वोवन टुगेदर, उनको इकट्ठा कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम अलाउ द प्रोग्रामर टू वर्क इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रोग्रामर जो है वो किसी भी .NET फ्रेमवर्क की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी जो उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, जो उसको ईजी लगती है उसके अंदर काम कर सकता है। द MSIL फॉर एन एप्स कंपोनेंट इज प्लेस्ड इनटू द एप्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उसको कहाँ रख दिया जाता है, जो MSIL का कोड होगा, ऐप कंपोनेंट होंगे, उसके हिस्से होंगे, प्लेस इन द ऐप एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो हमारी ऐप की एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उसके अंदर रख दिया जाता है। द फाइल दैट यूज काजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म द ऐप टास्क, तो उसी फाइल से कंप्यूटर जो है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो लेके उसके टास्क परफॉर्म करता है, जो भी उसको टास्क कहे जाते हैं। दूसरा हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, व्हेन द ऐप एग्जीक्यूट, जब ऐप चल रही होगी, another compiler known as just in time compiler, JIT। देखिए ऊपर जो अभी MSIL था, ठीक है, उन सारे MSIL में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, और उसको कंबाइन भी कर रहा है। उस कंबाइन करने के बाद में कहाँ पे कोड चला जाएगा, हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर, ठीक है। फॉर दैट काजेज द कंप्यूटर परफॉर्म ऐप टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, जब जो व्हेन द ऐप एग्जीक्यूट, जब ऐप चलाएंगे हम उसको रन करेंगे, अनदर कंपाइलर, एक और हमारे पास कंपाइलर होगा जो रन टाइम के ऊपर उसको देख रहा होगा, नोन एज जस्ट इन टाइम कंपाइलर और JIT कंपाइलर। इन द CLR जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हमारा कंपाइलर है, ट्रांसलेट इज द MSIL, हमारी जो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारे पास इन द CLR ट्रांसलेट द MSIL इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मशीन लैंग्वेज कोड फॉर अ पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे हमारे पास अगर विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो विंडोज़ के लिए, अगर हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हमारा ये क्या करता है, व्हेन द ऐप एग्जीक्यूट। दूसरा हमारे पास कंपाइलर मौजूद है JIT। आई आर रिपीटिंग, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चे, इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जीक्यूशन का उसका साइकिल है। हमने पहला स्टेप पढ़ा कि हमारा जो CLR है, ठीक है, MSIL के अंदर जो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको जो कंपोनेंट है उनको कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में रख देगा। फिर उसके बाद एक और कंपाइलर है जिसे हमारे पास क्या कहते हैं, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर। उसका काम क्या है कि जो CLR ने ट्रांसलेट कर दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया है, उसको किस में तब्दील करेगा आप, वो मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर,
फॉर द पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म है या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। अब जब हमारे पास देखें उसने मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। अब JIT ने मशीन लैंग्वेज में, CLR ने मशीन लैंग्वेज में तब्दील नहीं किया मेरे बच्चे, ठीक है। उसको उसने कंपाइल किया MSIL के अंदर। MSIL के अंदर कंपाइल करने के बाद उनके कंपोनेंट्स को कहाँ पे रख दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल से लेके JIT ने, जो हमारे पास जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, उसने ट्रांसलेट कर दिया उसको मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। द मशीन लैंग्वेज कोड एग्जीक्यूट्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो जो हमारा मशीन लैंग्वेज कोड होता है जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया होता है वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है, रन हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि प्लेटफॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। इफ़ द डॉट नेट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट एंड इज़ इंस्टॉल फॉर अ प्लेटफॉर्म, कि हमें किसी पे भी अगर हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, हमारे पास मौजूद है, दैट प्लेटफॉर्म कान रन एनी डॉट नेट प्रोग्राम, कोई भी डॉट नेट प्रोग्राम रन हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम टू रन विदाउट मॉडिफिकेशन अक्रॉस द मल्टीपल प्लेटफॉर्म इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो हमारे पास ये प्रोग्राम की ये एबिलिटी है कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन अगर वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकता है, तो इट्स मीन कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क से हमें ये फ़ायदा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन जो कंपेटिबल लैंग्वेज है उसके अंदर कोड लिख रहे हैं, तो वो हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। मीन कि वो हमारे विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रन हो सकता है, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रन हो सकता है। कोड रिटन वंस कैन बी यूज ऑन अनदर टाइप ऑफ द कंप्यूटर विदाउट मॉडिफिकेशन, किसी भी मॉडिफिकेशन के बगैर किसी और टाइप के कंप्यूटर के ऊपर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेविंग टाइम एंड मनी, तो हमारे पास टाइम भी बच रहा है इससे और हमारे पैसे भी बच रहे हैं। दूसरा हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, कि हमारे पास जैसे अभी पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन ऑपरेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, मिल के काम कर सकते हैं। एक मॉड्यूल किसी और लैंग्वेज में, दूसरा कंपोनेंट किसी और लैंग्वेज के अंदर है। जब हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे होंगे तो उसका जो कंपाइलर है, CLR है, वो उसको किसके अंदर ले आता है, MSIL के अंदर। देन MSIL से किस में हो जाता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। द डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड द हाई लेवल ऑफ द लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिटन इन डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस, कि एक ही सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर राइट कर सकते हैं, सच एज C# एंड विजुअल बेसिक आर ऑल कंपाइल्ड इनटू MSIL। द कंपोनेंट कैन बी कंपाइंड टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड प्रोग्राम। तो हमारे पास ये सारे जब कंपाइल होंगे, रन होंगे, मशीन लैंग्वेज में तब्दील करेंगे तो एक ही लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। दस MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज अलाउ द डॉट नेट फ्रेमवर्क टू बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क को क्या बना रहा है, वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है बल्कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बन गया। इट्स मीन के डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन ऑपरेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं। विंडोज स्टोर्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि विंडोज स्टोर यू कैन से अपनी ऐप आप लोग क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो विंडोज स्टोर के ऊपर। अगर आप लोगों ने जो भी ऐप बिल्ड करी है, अगर आपने विंडोज स्टोर के अपने ऊपर खुद को रजिस्टर कराना है, तो अगर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस $90 होती है। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है तो वहाँ $99 उसकी क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है। और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी 30% एप्लीकेशन यहाँ विंडोज स्टोर से क्या होती हैं, सेल होती हैं। अगर हमारे पास जितने भी डेवलपर हैं उन्होंने इनके साथ क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ये विंडोज स्टोर है, विंडोज स्टोर के ऊपर हम आप ऐप डेवलप कर सकते हो। ये जितने भी डॉट नेट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन है रन हो सकती है, वहाँ सेल हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह विंडोज स्टोर के अंदर विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। C# प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स कॉल्ड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हमें विजुअल स्टूडियो क्या प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसा होता है, द इन्वायरमेंट थ्रू विच वी कैन रन, डीबग, राइट, ठीक है, सारे मिल के हमारे पास हम उसके अंदर एज एडिटर की तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मिल के हम वहाँ पे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी रन कर सकते हैं, टेस्ट और डीबग कर सकते हैं। ये सारा ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ये सारे काम एक साथ परफॉर्म कर रहे हों, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE। तो माइक्रोसॉफ्ट जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है या जो हम विजुअल स्टूडियो आप लोग इंस्टॉल कर चुके हैं जिसके अंदर हमने काम करना है, विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमने अपनी ऐप्स डेवलप करते हैं। यहाँ पे IDE इनेबल यू टू राइट, रन, टेस्ट एंड डीबग द C# प्रोग्राम क्विकली एंड कन्वीनियंटली।
तो हमारे पास इसी तरह डॉट नेट फ्रेमवर्क डिज़ाइन गोल के डॉट नेट फ्रेमवर्क के क्या डिज़ाइन गोल थे, क्यों बनाया गया, ड्रामेटिकली सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, कि इसने हमारे पास डेवलपमेंट को डिप्लॉयमेंट को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। डेवलपमेंट बनाना, डिप्लॉय करना मीन के किसी को हैंड ओवर करना, इन लोगों को बना के चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन गोल है पहला डॉट नेट फ्रेमवर्क का। यूनिफाइज द प्रोग्रामिंग मॉडल्स को इसने आसान बना दिया, यूनिफाइज कर दिया। ठीक है, हमारे पास प्रोवाइड द रोबस्ट एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, कि हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है, एक इन्हांस्ड रोबस्ट मतलब क्या बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर हम सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट मौजूद है। सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का मकसद ये था बनाने का, यानी डिज़ाइन गोल्स का मतलब ये होता है उसको बनाने का मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ एक साथ काम कर सकें। तो ये भी हमारे पास एक पर्पज़ था डॉट नेट फ्रेमवर्क का। अब फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस एंड टूल्स, ये अब आप लोग देख चुके हो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर कौन से टूल्स मौजूद हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हमने कहा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस VB यूज़ कर सकते हैं, C++ है, C# है, जावास्क्रिप्ट है, J# है। ठीक है, ये हमारे पास विजुअल C++ है। ये सारी लैंग्वेजेस किसका हिस्सा है, हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क का है। इसी तरह CL हमारे पास कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज हमने अभी बात की कि हमारे पास MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेट जो हमारे पास लैंग्वेजेस थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस थी, तो वो हमने यहाँ पे इसका हिस्सा है। इसी तरह ASP.NET वेब फॉर्म्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, मोबाइल इंटरनेट टूल किट ये हम बना सकते हैं, विंडोज़ फॉर्म बना सकते हैं इसके थ्रू। तो इसी तरह हमारे पास ADO.NET एंड XML विच आर यूज फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द डाटाबेस, तो हम डाटाबेस कनेक्टिविटीज़ के लिए टूल्स हमारे पास मौजूद हैं इस डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। इस तरह बेस क्लास लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जैसे हमने बात की FCL। ठीक है, हमारे पास बेस क्लास लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जिसके अंदर हज़ारों क्लासेस हमारे पास मौजूद है जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की हमने बात की, CLR मौजूद है, ये हमारा कंपाइलर है जो हमारे पास किस में तब्दील कर देता है, हमारी जो भी लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, जितने उनको MSIL मीन के माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस के अंदर क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। इसी तरह हमारे पास फिर वो वही कोड किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम कब रन करता है, वहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर JIT रन हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारे मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है, और मशीन लैंग्वेज से हमारे पास किसके अंदर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टास्क परफॉर्म कराएगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हमारे पास हम जो अभी इंस्टॉल किया होगा उसको आप लोगों ने 2012 और लेटर, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने 2012 से 12 या उससे लेटर जो आप लोग का कंपाइलर है वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर देख लेते हैं। वन लैब अराउंड द डॉट नेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, डेमो वन लैब अराउंड डॉट नेट क्रिएट अ सिंपल वेब सर्विस, हम इसके अंदर बना सकते हैं। टेस्ट इट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि हम एक कोई भी वेब सर्विस बनाएं और उसको एक्सप्लोरर के अंदर चेक करें। एंड डाटा लॉजिक टू इट, उसके अंदर अपनी डाटा लॉजिक ऐड करें। बिल्ड अ स्मार्ट क्लाइंट फॉर इट, उसके लिए कोई क्लाइंट बिल्ड करते हैं। शो द सीमलेस एंड सेफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्मार्ट क्लाइंट, तो उस अपने क्लाइंट को आप क्या करने हैं, ये एक ऐप डेवलप करनी है कि कैसे कैसे ये सारे काम हो सकते हैं। हमने इसके थोड़ा सा इंटीग्रेशन देखते जाते हैं। तो अभी हम सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि लैंग्वेजेस कौन सी हैं, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी लैंग्वेजेस एंड टूल्स। ठीक है, जो अभी हमने पीछे एक डायग्राम डिस्कस की थी। अब डॉट नेट एप्लीकेशन इवालुएशन के हमारे पास कैसे कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन होती थी जो कि अलग अलग होता था, कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास जो भी हम ऐप डेवलप कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन है हमारे पास डेवलप होती है, और उस कोड और डाटा स्ट्रक्चर इनके अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर होता था, डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे पास। दूसरा हमारे पास मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल है बिफोर कम्युनिकेशन, जो हमारे पास com की हम बात करते हैं आई। एप्लीकेशन वर कम्प्लीटली सेपरेट एंटिटीज़, जितनी भी एप्लीकेशन होती थी वो हमारे पास अलग अलग एंटिटी होती है, विद लिटिल आर नो इंटीग्रेशन, उनकी आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं थी। ठीक है, जब हम हमारे पास पहले हम बात करें स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट आया कि यहाँ पे हमारे पास कॉम प्रोवाइड, जो हमारे पास जैसे Windows.com की हम बात करते हैं, उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, अ वे टू कंपोनेंट टू इंटीग्रेट, हाउएवर उन कंपोनेंट्स को आपस में क्या कर दिया, इंटीग्रेट करने का हमारे तरीका प्रोवाइड किया। ठीक है, हाउएवर ईच कंपोनेंट मस्ट प्रोवाइड द प्लम्बिंग एंड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट, लेकिन उसके अंदर ऐसा होता था कि जैसे अभी आप लोग, मैं यहाँ पे प्लम्बिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, प्लम्बिंग का वर्ड मकसद किस काम के लिए यूज़ किया है मैंने, इस मकसद के लिए यूज़ किया है कि जैसे आप लोग घर के अंदर कोई वायरिंग कराते हैं, ठीक है, प्लम्बर आता है, तो प्लम्बर क्या करता है, हमारे जो पानी के डिफरेंट पाइप होते हैं उनको आपस में क्या करता है, किसी कोई भी चीज़ लगा के उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, वो जुड़े हुए पाइप, हम उसको एक पाइप नहीं कह सकते,
ठीक है, कि वो पानी के जो हमारे पास जॉइंट लगे हुए हैं या कोई भी एक पाइप तो नहीं है, वो आपस में वर्क जरूर कर रहे हैं, एक साथ एक के तौर पे वर्क जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हैं अलग-अलग। तो इसी तरह हमारे पास कॉम ने हमारे पास जो हमारे पास है प्रोवाइड द वे फॉर द कंपोनेंट्स टू इंटीग्रेट, कि हम इन कंपोनेंट्स को, पहले तो अभी हमने देखा वो सारे अलग-अलग कंपोनेंट्स थे, उसके ऐप्स अलग होती थी। अब हमारे इन कंपोनेंट्स को क्या हो गया, कंबाइन कर दिया किसके थ्रू, थ्रू द प्लम्बिंग। कंपोनेंट मस्ट प्रोवाइड द प्लम्बिंग एंड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट। लेकिन हमारे पास इस प्लम्बिंग ऑब्जेक्ट जो है ना डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते थे, यानी कि उसके कोई ना कोई प्लम्बर जैसे हमारे पास क्या करता है, कोई ना कोई जॉइंट लगाता है तो उसके दरमियान कोई ना कोई उसका फेज यूज़ करता है, ठीक है, जैसे हमारे पास टी यूज़ करता है या इस तरह की। तो इसी तरह हमारे पास वो डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट कर रहे होते, किसी और के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते थे। इसके बाद हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क आया। विद द डॉट नेट फ्रेमवर्क कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो हमारे पास CLR हमारे पास है, कंपोनेंट्स आर बिल्ट ऑन द कॉमन सबस्ट्री, हमारे काम जो बनाए गए, नो प्लम्बिंग इज नीडेड एंड ऑब्जेक्ट्स कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट। तो उसकी कोई प्लम्बिंग की ज़रूरत नहीं थी, उन ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली जो ज्वाइन हो जाते थे और किसी प्लम्बिंग की हमें ज़रूरत नहीं, मीन के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। अभी मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि इससे पहले हमारे पास जो था, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क से पहले की हम बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन होती थी एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर काम करती थी, उन मॉड्यूल्स का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर कॉम ने हमें क्या प्रोवाइड किया कि उनके आपस में प्लम्बिंग के थ्रू इंटरेक्शन कराई। फिर हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क आया तो उन्हें हमारे पास उनको इंटीग्रेट कर दिया एक ही जगह पे। अब उनकी कोई प्लम्बिंग नहीं है कि हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, हमारी कंपाइलेशन कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमारा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड से हमारे पास लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ होता है, लैंग्वेज कंपाइलर से हमारे पास असेंबली, ठीक है, हमारे पास कोड IL हमारे पास मेटा डाटा जनरेट होगा। उसके बाद हम किस में चला जाएगा, एट इंस्टॉलेशन आर द फर्स्ट टाइम ईच मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, JIT कंपाइलर जस्ट इन टाइम हमारे पास कंपाइलर है, वो यूज़ करेगा। यहाँ पे जहाँ तक हमारे पास जब मेटा डाटा की हम बात करें, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस के अंदर आएगा, IL के अंदर, MSIL जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज के अंदर। फिर वहाँ से हमारे पास हमने कहा था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाएगा, वहाँ से JIT के पास जस्ट इन कंपाइलर उसको किस में तब्दील कर देगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज कोड कैन एग्जीक्यूट, ठीक है, बाय द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी हमारा सिस्टम है मशीन लैंग्वेज के ऊपर क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं सिंपली डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द कॉम प्लम्बिंग, नो मोर रजिस्ट्रेशन, किसी हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गाइड्स IDL फाइल्स की हमें इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह हमारे पास सेल्फ डिस्क्राइब्ड है रजिस्ट्रेशन की, मतलब इस तरह GUID ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, हमारे पास डिज़ाइन है, रेडिकल नेम स्पेसेस हैं इसकी, कैसे हैं रेडिकल नेम स्पेसेस, यूनिफाइड ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शंस हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन अगर हैंडलिंग है तो वो हम इसके अंदर ह्यूरिस्टिक कर सकते हैं, ठीक है, H रिजल्ट हमारे पास हो गए, अननोन कॉमन रूट्स ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, गार्बेज कलेक्टर है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल के अंदर देख रहे हैं। इस तरह हमारे पास सिंपलीफाई द डेवलपमेंट कैसे, हमारे पास कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन इंस्टेंसेस एंड टाइप डेफिनेशन, हमारे कॉमन इंस्टेंसेस यूज़ होती है, कॉमन टाइप डेफिनेशन यूज़ होती है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल, एनेबल द क्लीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेज एंड इंटरफेसेस में ये प्रोवाइड करता है, हम इसके अंदर क्लासेस बना सकते हैं, इंटरफेसेस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया। इसके बाद क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस, कि हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर जो मॉड्यूल लिखे हुए हैं उनके आपस में इनहेरिटेंस करा सकते हैं, क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस हो सकती है। बिल्ट इन इंटरऑपरेबिलिटी, कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान आपस में क्या कर सकता है, काम कर सकता है, विद कॉम, विद नेटिव Windows 32 स्टाइल, DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। ये अभी सिंपल चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इनको रिपीट करता जा रहा हूँ, रिवाइज करता जा रहा हूँ। तो हमारे पास एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि हमारी जो ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ द प्रीएम्प्टिव टाइप्स, जैसे कि हमारे पास C++, जावा, थ्योरीज और मैजिक, स्मॉल टॉक, लिप्स, दे आर फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट्स, कि ये कहती है कि हमारे पास क्या होंगी, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्रीएम्प्टिव टाइप्स हैं वो ये समझते हैं कि सारी चीज़ें किसके ऊपर काम कर रही हैं, ऑब्जेक्ट के। C++, जावा, दे आर मैजिक, ये एक अलग चीज़ें हैं, हमारे पास मैजिक है। स्मॉल टॉक, लिस्प, ठीक है, जो अगर स्मॉल टॉक लिस्प की बात करें, दे आर फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट्स, वो कहती है कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। स्मॉल टॉक और लिस्प, ये लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। लेकिन C++, जावा या C# की बात करें तो ये एक अलग हमारे पास मैजिकली काम करती हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क सोल्यूशन, वैल्यू टाइप्स यूनिफाइज विद नो परफॉर्मेंस कॉस्ट
डीप सिंप्लिसिटी थ्रू आउट द सिस्टम, इम्प्रूव द एक्सटेंसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, इनको इसको इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, न्यू प्रीएम्प्टिव टाइप्स हम बना सकते हैं, जैसे कुछ इंट्रोड्यूस कराएं, डेसिमल हो गई, एसक्यूएल हो गई, कलेक्शंस, ईटीसी, वर्क फॉर ऑल टाइप्स, हर सारी के लिए हमारे पास क्या कर सकता है, ये हम काम कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। मेरे बच्चे, इस स्लाइड का मकसद ये है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी कि हमारे पास जो ये कहती हैं कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने उसको क्या लेना है, काम लेना है। लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क ने हमें उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया और उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम हमें नई प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स बताई उसने। ठीक है, और इस सिस्टम को क्या किया हमने, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करे, हम उसको सिंपल मॉड्यूल के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं बॉक्सिंग की, एलोकेट द बॉक्स कॉपीज वैल्यूज इनटू इट, कि वो बॉक्स एलोकेट करती है और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, एलोकेट कर दी जाती है। जब एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं मेरे बच्चे, या आप लोगों को याद होगा कि जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर जब हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर अपने डाटा मेंबर डिफाइन करते हैं, और जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो उस क्लास के अंदर जितने भी हमने डाटा मेंबर क्या किए थे, डिफ़ाइन किए थे, वो सारे ऑटोमेटिकली एक बॉक्स के तौर पर, यानी वो वेरिएबल्स, अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बताऊँ कि जब हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे वेरिएबल बन जाते हैं एज एक बॉक्स के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एग्जांपल भी देख लेंगे, आप लोगों को समझ आएगी। अनबॉक्सिंग, चेक टाइप ऑफ द बॉक्स, कि उसके अंदर हर बॉक्स की डाटा टाइप चेक होती है। कॉपी इज़ द वैल्यू आउट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, कॉपी की जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, डिम आई एज इंटीजर, हम इसको एज ए इंटीजर ले रहे हैं, आई एक वेरिएबल है। ठीक है, और उसे एज ए इंटीजर ले रहे हैं, उसके अंदर हमारे क्या स्टोर कर, इनिशियल एज करा रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 स्टोर हो गया। इंट आई इज इक्वल टू 1 2 3, जैसे हमारे पास C++ के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर 1 2 3, एक अलहदा हमारे पास अनबॉक्स हैं, अलहदा बन रहे हैं, कोई बॉक्स की सूरत में नहीं है। अगर 4 5 वेरिएबल एक साथ बन रहे हैं, यानी हमारे पास अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्लियर करूं और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसके अंदर मैंने जितने वेरिएबल बनाए होंगे, तो वो एज अ बॉक्स के तौर पर सारे वेरिएबल क्रिएट होंगे, तो उसे हम बॉक्सिंग कहते हैं। और अनबॉक्सिंग का मतलब है हर वेरिएबल अलहदा क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे ओ एज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको बना रहे हैं इज इक्वल टू आई, उसको आई वाली वैल्यू असाइन करा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, इसके अंदर मैं एक और कंसेप्ट आप लोगों को, यानी बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का मतलब ये है कि हम जब क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था आई, उस आई की वैल्यू मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, एज अ बॉक्स के तौर पर काम कर रहा है। तो इट्स मीन कि हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको असाइन कर सकते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक इंटीजर वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आई, उसको आई वाली असाइन करें, इस तरह ऑब्जेक्ट ओ इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें जे एज ए इंटीजर, हमने एक वेरिएबल लिया जे इंटीजर टाइप का, और उसको हम क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इज इक्वल टू ओ, ऑब्जेक्ट था ना, वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हम उसे कह रहे हैं कि पहले इसको किस में तब्दील करें, इंटीजर में तब्दील करें, और किसको असाइन कर दे, ये जे में। तो इसी ये जो कंसेप्ट है हमारे पास बॉक्सिंग और उसको अनबॉक्सिंग, मीन कि जब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करें, इट्स नोन एज बॉक्सिंग। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल को, इसे हम क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग। ठीक है, ऑल्सो ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रोबस्ट इन्वायरमेंट, ऑटोमेटिक लाइफ टाइम मैनेजमेंट, सारे रोबस्ट इन्वायरमेंट है। मैंने आपको बताया कि एक तरह हमारे पास एक रिच इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गार्बेज कलेक्टेड, ये सारे जो हमारे पास हैं। ऑटोमेटिक लाइफ टाइम मैनेजमेंट, कि हर एक की लाइफ को ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मीनिंग जिसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज या गार्बेज कलेक्शन भी कहते हैं। गार्बेज कलेक्शन से क्या मुराद है मेरे बच्चे, गार्बेज कलेक्शन से मुराद ये है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया या ऑब्जेक्ट बनाया, वो मेमोरी के अंदर क्रिएट हुआ, जब तक वो यूज़ हो रहा है तो हमारे लिए वो वैल्यूएबल है। जब उसका यूजेज ख़त्म हो गया, इट्स कॉल्ड द गार्बेज, वो हमारे लिए गार्बेज है, किसी काम का नहीं है। तो उस गार्बेज को क्या करना, रिमूव करना, वहाँ से मेमोरी से डीएलोकेट कराना। ठीक है, तो ये हमारे पास गार्बेज मैनेजमेंट कहलाता है या गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया।
इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों को पता है, एरर हैंडलिंग फर्स्ट क्लास एंड मैंडेटरी, ठीक है। हमारे पास एरर हैंडलिंग, एरर को ढूंढना और उसको रिमूव करना और उनको हैंडल करना कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है कोई ऐसा, एक्सेप्शन से क्या मुराद है, एक्सेप्शन से मुराद रन टाइम के ऊपर जो भी हमारे पास एरर आ रहे होंगे वो हमारी एक्सेप्शन हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने कोड के अंदर ये कहा हुआ था कि किसी एक फ़ाइल का रेफरेंस दिया हुआ था कि ये फ़ाइल वहाँ से एक्सेस करे और उस फाइल में से डाटा कोई रिट्रीव करे। अब वो फाइल का जहाँ का जो हमने रेफरेंस दिया था वो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इट्स कॉल्ड एक्सेप्शन। तो इसको हैंडल करना हमारे पास किसका काम है, जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क। हम ये सारे डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह टाइप सेफ्टी, नो बफर ओवर रन्स, ठीक है। हमारे पास हमें बफर ओवर रन नहीं होता, नो अनसेफ कास्ट, कि हमारे पास अनसेफ कास्ट नहीं होते, अनइनिशियलाइज वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सारे फैसिलिटी हैं हमारे पास किस चीज़ की, डॉट नेट फ्रेमवर्क की। सिक्योर इन्वायरमेंट है, सिक्योर डिज़ाइन इन द कोड, एक्सेस सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द कोड, एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फिगरेबल, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोगों के लिए कि ये हमारे पास सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ASP डॉट नेट। इंटीग्रेटेड अथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र, यूज़र की अथेंटिकेशन होती है इसके थ्रू, ठीक है। इस तरह विंडोज़ आइडेंटिटी, जैसे आप लोग विंडोज़ की आइडेंटिटी हमारे पास हम पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद पासपोर्ट फॉर्म बेस्ड, ठीक है। कोई भी पासवर्ड लगे होते हैं, लॉगिन वगैरह कराते हैं फॉर्म बेस्ड। जब आप लोग देखो विंडोज़ के साथ लॉगिन होते हैं तो फॉर्म आता है, आप यूज़र नेम और पासवर्ड दें, ठीक है। इस तरह क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी विद XML, ठीक है। हमारे पास XML के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी भी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के इंट्रोडक्शन ही हैं, बाकी जो चीज़ें थी ज़्यादातर जैसे वो कंपाइलर वगैरह वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जीरो इम्पैक्ट इंस्टॉल, ये सारी चीज़ साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन, मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम कंपोनेंट कैन को एग्जिस्ट ऑन द सिस्टम, क्योंकि हमारे सेम कंपोनेंट के भी मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हो सकते हैं। असम्बलीज कंटेन द डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमने यहाँ पे देखनी है कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह की ये सारी ये लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, कॉमन लैंग्वेज, रन टाइम, इस तरह फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस एंड टूल्स हमने देख लिया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस और टूल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यूनिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल्स के कैसे हमारे पास हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोग्रामिंग मॉडल्स। विंडोज़ API जो हमारे पास हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, VB फॉर्म्स हम बना सकते हैं, रैड कंपोजिशन डेलीगेशन, ठीक है। इस तरह MFC जो हमारे पास है, सब क्लासिंग द पावर एक्सप्रेसिवनेस, ASP डॉट नेट की हम क्या कर सकते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ये सारे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कंसिस्टेंट API अवेलेबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग मॉडल, कि हमें ये सारे काम कर हो सकते हैं किसके थ्रू, डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे क्या कर देता है, हमें इकट्ठा कर देता है। तो ये हमारे पास जो विंडोज़ API हैं, ठीक है। हमारे पास विंडोज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें डिम फॉर्म एज अ न्यू फॉर्म, फॉर्म डॉट टेक्स्ट मेन विंडोज़ शो, ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी API यूज़ कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट API विंडोज़ की हमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसके साथ हम अटैच करा सकते हैं, जिस वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये कोड लिखना आसान हो गया। कैसे ये कर सकते हैं, जब मैं आप लोगों को ये C# का प्रोग्राम कराऊंगा ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। फैक्टर्ड एंड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क इज नॉट अ ब्लैक बॉक्स, एनी डॉट नेट क्लास इज अवेलेबल फॉर यू टू एक्सटेंड थ्रू द इनहेरिटेंस। तो आप लोगों के पास सारी डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लासेज अवेलेबल हैं, आप उसे इनहेरिट कर सकते हो। गिव द डेवलपर्स मच मोर हेड रूम, ठीक है। प्लग एंड प्ले कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे हमारे पास जितने भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अगर हमें कोई उसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले एंड सब सिस्टम, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। बेस क्लास लाइब्रेरी मौजूद है, या ADO डॉट नेट की अभी हमने बात की, डॉट नेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, हमें बहुत सारी, जैसे ये सिस्टम डॉट वेब है, ये हमारे पास मौजूद है। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म, ये हमारे पास वेब डेवलप करने के लिए, विंडोज़ फॉर्म डेवलप करने के लिए ये हमें क्लासेस इंक्लूड करानी पड़ती हैं। सिस्टम डॉट डाटा है, ये काफ़ी सारी हमें बताएंगे, मैं इनको डिटेल में आगे बताऊंगा किस का क्या मतलब है, कौन सी किस काम के लिए यूज़ हो रही है। तो अभी क्योंकि हमारे पास ये इसका लेक्चर का ये बहुत एक्सटेंसिव होता जा रहा है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसके लिए जल्दी इसको क्या करना है, वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और डॉट नेट फ्रेमवर्क का समझ आ गया होगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे किस काम के लिए यूज़ होता है और उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाकी जो रह गई डॉट नेट फ्रेमवर्क की, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी वी विल डिस्कस इन लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर।
आई होप आप लोग इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा कि आप लोग नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जी अब ऑनलाइन क्लास के अंदर इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग मेरे सामने होते तो शायद मैं आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछते, मैं उनका जवाब देता रन टाइम के ऊपर, लेकिन अभी अभी भी परेशान नहीं होना। अपने सवाल आप लोगों ने राइट अप करने हैं और आप लोगों को जवाब देने के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। ठीक है, जब हमारी डिस्कशन होगी तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे और आप लोग को भी अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक दे। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।